नमस्कार दोस्तों आज जिस स्टॉक की चर्चा मैं आपके साथ करने वाला हूं वो आपको थंबनेल में देख करके ऑलरेडी समझ में आ चुका होगा। लेकिन ये जो वीडियो है ये बंधन बैंक के स्पेसिफिक तो रहने वाली है, इसके साथ ही साथ ना कुछ अन्य चीज़ों के ऊपर भी चर्चा होगी जो कि स्टॉक स्पेसिफिक रहेगी, जिसमें लार्ज कैप स्टॉक हो गए, बैंकिंग स्टॉक कह सकता हूँ मैं, लार्ज कैप बैंकिंग स्टॉक प्लस अपॉर्चुनिटी। ये जो एक वर्ड है ना, इसका मतलब मैं पर्सनली मुझे क्या लगता है वो आपके साथ शेयर करना है, और कैसे आने वाले समय में हम उन अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढ सकते हैं और वो क्या पॉइंट्स होते हैं जो हमको देखना चाहिए। इस एक वीडियो में मैं चर्चा करने वाला हूँ। पहला पार्ट जो दोस्तों वो बंधन बैंक को लेकर के होगा, फिर एक बार बात करेंगे हम लार्ज कैप बैंकिंग स्टॉक्स को लेकर के, जो निचले स्तरों से थोड़ी बहुत रिकवरी, बल्कि मैं कहूँगा एक ठीक ठाक से रिकवरी पिछले 1-1.25 महीने के अंदर दिखा चुके हैं। और लास्ट पार्ट होगा कि अपॉर्चुनिटीज़ को कैसे देखें। तो भाई यदि आप बंधन बैंक या लार्ज कैप बैंकिंग स्टॉक्स में निवेशित हैं और आप बजट जब आएगा उससे पहले के थोड़े सिनेरियो चर्चा करना चाहते हैं तो वीडियो के फर्स्ट और सेकंड पार्ट को देखें। थर्ड पार्ट शायद आपको बोरिंग लगे, लेकिन कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट और कुछ अनाउंसमेंट भी मैं यहाँ पे चर्चा करने वाला हूँ। आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगी कि आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि वो जो रिक्वेस्ट है, जो आपके साथ जो अनाउंसमेंट है, उसको लेकर के आप क्या कहते हैं। ठीक है, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा विदाउट स्किपिंग एनी पार्ट दोस्तों। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आज भी 80% से ज़्यादा के ऐसे व्यूअर हैं जो वीडियो देख तो रहे हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। सो प्लीज़ अगर आप इस बार इस चैनल पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप ऐसा करते हैं चैनल की ग्रोथ होती है, बहुत मोटिवेशन मिलती है दोस्तों। और यदि आप बहुत बार आ चुके हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, मेरा आपसे निवेदन है सब्सक्राइब करके चैनल की ग्रोथ में प्लीज़ भागीदार बने। अब आप चलते हैं दोस्तों अपने टॉपिक्स की तरफ। सबसे पहले बात कर लेते हैं क्या, बंधन बैंक की। बंधन बैंक में इतने सारे सवाल आए हैं पिछले कुछ समय से कि मैं आपको क्या बताऊं। और देखिए, मेरा जो प्योर फोकस होता है ना किसी भी स्टॉक में, चाहे वो कोई बैंकिंग स्टॉक का हो, एग्रोकेम का स्टॉक हो या किसी भी सेक्टर का स्टॉक हो, मुझे वो इंटरेस्टिंग, मुझे वो आप कह सकते हैं फोकस में तब पसंद है जब वो बहुत ज़्यादा गिरावट की ओर चल रहा हो या बहुत ज़्यादा वहाँ पे निवेशकों को डराया जा रहा हो, क्योंकि उसी समय ना चर्चा करनी ज़रूरी रहती है। भले ही आप कह सकते हैं जब वो चर्चा चल रही रहती है बहुत बहुत ज़्यादा गालियाँ पड़ती हैं, बट जब वो कहते हैं जब तूफान थम जाता है ना दोस्तों, तो चीज़ें जब आप सामने आती हैं तो 90% टाइम मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके कुछ फिल्टर्स हैं जो हम वीडियो के अंत में चर्चा करेंगे, और आपका थोड़ा सा मैं कहूँगा कि रिस्क रिवॉर्ड समझने का कुछ तरीका है, तो आप एक अच्छे खासे रिटर्न पा सकते हैं। जहाँ तक बात करूँ बंधन बैंक की, मेरे को याद है लाइव में हो गया या तमाम चीज़ों में हो गया, मैंने बंधन बैंक में एक बात साफ कही थी, मुझे बैंक अच्छा ज़रूर लगता है, लेकिन इसके साथ जिस प्रकार से हादसे हुए हैं, मैं हादसे की बात इसलिए कह रहा हूँ, फिर आपको लेकर के जाऊँगा असम के रिजल्ट की ओर। जब असम के चुनाव हुए थे, सरकार ने जो कर्ज है उसे माफ़ कर दिया था, फिर वहाँ फ्लड जिस भयंकर तरीके से आई थी, वहाँ के स्टेट के लोग जितने ज़्यादा परेशान हुए, और जो बंधन बैंक का मेन फोकस था वो बंगाल और असम था, वहाँ से जो गिरावट आई, बैंक कभी भी बहुत ही अच्छे तरीके से उभर नहीं पाया दोस्तों, और उसका खामियाजा आज तक निवेशक भुगत रहे हैं। तो वो स्टॉक्स जो रूरल डिमांड में रहते हैं, वहाँ पे जो सबसे बड़ा खतरा मुझे लगता है वो यही लगता है कि भैया गवर्नमेंट कुछ ऐसी चीज़ें ना कर दें जो आप कहते हैं वेलफेयर के तो रहता है, लेकिन जो उससे डायरेक्ट इम्पैक्टेड बिजनेस रहते हैं उनको बहुत ज़्यादा परेशानी रहती है। बट एक बहुत लंबा समय गुजरा, बीच बीच में कुछ आपको जंप भी देखने को मिले, स्टॉक 284 के आसपास भी गया था, मुझे याद है। मैंने ही उस समय कहा था कि भाई देखिए बंधन बैंक एक रिकवरी मोड में है, मुझे बंधन बैंक पसंद तो है लेकिन थोड़े उसमें गिरावट आने दीजिए। और देखिए लाइव में भी कई बार मैंने कहा था कि 200 के नीचे अगर आ गया तो मैं वापस से एक्यूमुलेट कर लूँगा, और स्टॉक जब 230-240 के आसपास गया था तब भी मैंने कहा था अगर आपने 200 के नीचे से एक्यूमुलेट कर लिया है तो आपको बेचने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपका रिस्क ज़्यादा है। बंधन बैंक आज भी एक रिस्की स्टॉक है, ओके। दिख अब ये रहा है दोस्तों कि वर्स्ट जो है वो ओवर हो चुका है, बहुत सारे राइट ऑफ्स खत्म हो चुके हैं, यहाँ से शायद एक ग्रोथ ट्रैजेक्टरी अच्छी होती दिखाई दे। प्लस जिस तरह से मॉनसून आ रहा है दोस्तों, चीज़ें पॉजिटिव दिख रही हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर रूरल डिमांड में आपको पॉजिटिविटी दिखती है,
खास कर कि हमारे नॉर्थ ईस्टर्न साइड में। असम में नो डाउट बानी गिरा है, कुछ बाढ़ के हालात हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है उतने ज़्यादा चीज़ें प्रॉब्लमेटिक नहीं होंगी। और बंधन बैंक का जो फोकस आप कह सकते हैं शिफ्ट हुआ है कि भैया आप ग्रोथ के एरियाज में जाना है, तो वो शायद लॉन्ग टर्म में बंधन बैंक को एक काफ़ी अच्छा रिटर्न कमा के दे। और ख़ास करके जब स्टॉक अब 200 रुपये के भी ऊपर जा चुका है तो चीज़ें बहुत पॉजिटिव दिख रही है। डिस्क्लोजर के रूप में मैं आपको बता दूं, मेरी फैमिली मेम्बर के पास बंधन बैंक हो सकता है दोस्तों, और वो काफ़ी हद तक 200 रुपये क्या 190 रुपये के भी नीचे है दोस्तों। ओके, तो यहाँ से क्या 100% रिटर्न हो सकता है? मैं ये मानता हूँ बंधन बैंक बिल्कुल दे सकता है, लेकिन चीज़ें ये हैं कि इसे हर क्वार्टर में हमको देखना है। इस बार के जो क्वार्टर नंबर है वो किस प्रकार आते हैं ये हमको बहुत ज़रूरी रहेगा देखना। अगर जो ऐसा लग रहा है कि वर्स्ट इज़ ओवर, अगर इसकी झलक हमको इस बार के क्वार्टर नंबर में दिखती है जून में, यकीन मानिए जिस प्रकार की तेज़ी, जिस प्रकार की रैली आपको देखने को मिलेगी वो फिनोमिनल होगी। बड़ा रेजिस्टेंस मुझे दिखता है 250 से लेकर के 275 तक, और मैं ऐसा इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं कोई बहुत बड़ा कह सकते हैं पिन पॉइंट देखा हूँ। 250 बंधन बैंक के लिए एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस रहा है दोस्तों। अगर ये वहाँ से ऊपर चला सस्टेन हो जाता है तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि यही वो रेंज बाउंड रहेगा जहाँ पर आपको बैंक जाता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो बंधन बैंक को लेकर के मेरा मानना ये है कि अगर आपके पास 200 190 के नीचे बंधन बैंक है, आपका रिस्क प्रोफाइल थोड़ा सा ज़्यादा है, तो आपके पास ये स्टॉक है, तो आपको बिल्कुल भी सेल करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पर्सनली लगता है। और हाँ, मैं रिस्क इसलिए बोल रहा हूँ, अगर Q4 के नंबर्स जून में ख़राब आ जाते हैं दोस्तों और स्टॉक ऑलरेडी ऊपर रहता है, तो फिर जिस प्रकार की गिरावट होगी वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और इसीलिए मैं कहता हूँ रिजल्ट से पहले स्टॉक अगर बहुत ज़्यादा चल जाता है, ये थोड़ा रिस्की रहता है। इस वर्ड को प्लीज़ ध्यान में रखिएगा। पिछले समय में बहुत से ऐसे स्टॉक हुए हैं जो बहुत भयंकर गिरावट दिखाए हैं खराब रिजल्ट के बाद। ठीक है, मार्क्स एंड फार्मा इनमें से एक है। ओके, अब आते हैं दोस्तों सेकंड सवाल की तरफ कि भाई साहब स्टॉक में आगे हमको क्या करना है, जो लार्ज कैप हो गए बैंक्स में क्या करना है। देखिए, लार्ज कैप बैंक्स आपको पता होगा पिछले कुछ समय में चाहे HDFC कोटक हो, वहाँ पर मैंने काफ़ी हद तक वीडियो बनाए। जो टॉप 5 स्टॉक्स हैं, जो लॉन्ग टर्म के स्टॉक्स हैं, हमेशा हमेशा HDFC बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक को ऐड करते रहा है। और मैंने हमेशा कहा है कि भाई जिस वैल्यूएशन में HDFC बैंक, कोटक बैंक मुझे मिल रहे हैं, यहाँ से वे फॉरवर्ड मुझे बहुत पसंद है। और देखिए, लॉन्ग टर्म में जब मैं कोटक महिंद्रा बैंक और बंधन बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, HDFC बैंक बात करता हूँ आपसे, आपको ध्यान होना चाहिए बाजार में बहुत सारे सुगबुगाहट ये है। HDFC बैंक अपना हाउसिंग फाइनेंस बैंक अलग करने वाला, हाउसिंग फाइनेंस बिजनेस जो है, माफ़ कीजिएगा, जो कोटक महिंद्रा बैंक है वो शायद अपना हाउसिंग फाइनेंस बैंक अलग करे, वहाँ से AMC बिजनेस अपना अलग कर सकता है। कोटक महिंद्रा बैंक की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये प्रकार की चीज़ें हैं। HDFC बैंक में आप देख रहे होंगे कि भैया जो HDFC बैंक है वो भी अपनी कुछ अन्य चीज़ों को अलग करता हुआ आपको दिखाई देगा। उसने HDFC लिमिटेड को अपने साथ तो मर्ज कर लिया है, लेकिन आने वाले समय में जो HDFC बैंक का जो फाइनेंशियल सर्विसेज बिजनेस है उसे शायद अलग किया जाए, और ये अक्टूबर सितंबर में बात चल रही है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अपने वैल्यू क्रिएशन के लिए अपना बिजनेस अलग कर सकते हैं। तो आने वाले समय में ऐसे बहुत सारे ट्रिगर्स हैं जो आपको देखने को मिलेंगे। बट HDFC बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, मैं फिर कहूँगा ये आपके उन स्टॉक्स में से नहीं है जो आपको 3-4 गुना रिटर्न दे दें। ठीक है, ये आपके उन स्टॉक्स में से हैं दोस्तों, याद रखिएगा, जो इतनी गिरावट हो आराम से एक्यूमुलेट करें, अच्छे से खरीदारी करें। स्टॉक में तेज़ी आई, शॉर्ट टर्म के लिए आए थे, आपके पास बहुत अच्छा ट्रेड हो गया, आप चुपचाप से निकल जाइए। अगर आपको लगता है कि भाई नहीं, मेरा लॉन्ग टर्म का विजन है, और अगर वापस से 1300-1400 में HDFC बैंक, कोटक महिंद्रा 1500 के आसपास मिल जाता है, तो भी मैं आके, मुझे कोई परेशानी नहीं होगी, तो आप उसमें रह सकते हैं। जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि मेरी फैमिली मेम्बर के पास HDFC बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक हो सकता है, क्योंकि कोटक महिंद्रा बैंक को मैंने कब खरीदा था, जब RBI ने उसमें कुछ, आप कह सकते हैं वहाँ पे जो उनको पनिशमेंट किया था कि आप डिजिटली नए ग्राहक और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप नहीं कर सकते, उसके बाद जो क्रैश आया था वहाँ पे खरीदारी की थी। अब बात करते हैं दोस्तों अपॉर्चुनिटी की। अपॉर्चुनिटी की बात करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि देखिए, अगर हम पिछले कुछ समय से बात करें तो मैंने जो बात कही है स्टॉक्स को लेकर के चर्चा की है, ऐसे समय में चर्चाएं की हैं जहाँ पर चीज़ें, जो आप कह सकते हैं निवेशक हैं, वो बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं डरे हुए रहते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा हमेशा मैं बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहता हूँ, राजेश एक्सपोर्ट उसका एक जीता जाता एग्जाम्पल है। बट राजेश एक्सपोर्ट में मैंने जब भी बात कही, मैंने कहा है रिस्क का फैक्टर बहुत ज़्यादा होना चाहिए।
ठीक है। वरना बाकी बहुत सारे ऐसे स्टॉक जो हमने चर्चा की वो वहाँ से एटलीस्ट 25% की रिटर्न तो आपको दे ही चुके होंगे। पिछले कुछ समय से हमने बात की ग्लैंड फार्मा, सुमितोमो केमिकल की मैंने इतनी ज़्यादा चर्चा की है दोस्तों, आज आपको पता होगा वो कहाँ है, ठीक है। आप जा सके देख सकते हैं हेरिटेज फूड, जब कोई उसकी बात नहीं कर रहा था, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट को जिस तरह से वो धीरे धीरे बढ़ा रहे थे, मैंने चर्चा की थी, स्टॉक वहाँ से काफ़ी अच्छी रैली दिखा चुका था, ठीक है। आप और भी बहुत सारे स्टॉक है, IRFC हो गए और भी बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जिसकी हमने बहुत ज़्यादा चर्चा की है। अब मेरे को आपसे जो अनाउंसमेंट की बात कहनी थी वो ये है दोस्तों, मैं ये सोच रहा हूँ कि जब रिजल्ट आ जाएँ, रिजल्ट मैं किस चीज़ कह रहा हूँ दोस्तों, रिजल्ट नहीं कहना चाहिए, बजट में कह रहा हूँ, जिस दिन बजट आ जाएगा उसके 1-1.5 महीने के बाद जो माइक्रो कैप स्टॉक्स होते हैं या स्मॉल कैप स्टॉक होते हैं या हाई रिस्क मिड कैप के स्टॉक्स होते हैं, सिर्फ इन्हीं 3 ग्रुप के ऐसे स्टॉक्स की मैं चर्चा मेंबरशिप ओनली वीडियोस में लाने की सोच रहा हूँ दोस्तों। क्योंकि ये जो 3 स्टॉक्स होते हैं ना, ये बहुत ही ज़्यादा रिस्की होते हैं और वहाँ पे कोई बाइंग और सेलिंग की रिकमेंडेशन ये मैं नहीं देने वाला हूँ। जो बिजनेस है उसको बहुत ही अच्छे तरीके से थोड़ा लॉन्ग टर्म के बेसिस पे एक एक करके वहाँ चर्चा करने वाला हूँ। अगर आप चाहते हैं कि हाँ भाई कि जो माइक्रो कैप, स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक होते हैं इसकी चर्चा की जाए, क्योंकि ये हाईली रिस्की रहते हैं और बहुत छोटे छोटे वीडियोस मैं उसमें बिल्कुल नहीं बना सकता, और लॉन्ग टर्म वीडियोस आपको पता ही है कोई देखता उतना है नहीं दोस्तों। तो जो निवेशक वाकई में सीरियसली जो माइक्रो कैप, स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक की चर्चा देखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या आप कह सकते हैं अगर आप ज्वाइन बटन करेंगे, और अगर दोस्तों जून जुलाई के आसपास तक 10-15 मैं कहूँगा 10-15 15 भी अगर हो जाते हैं, 15-20 के आसपास अगर मेंबर्स हो जाते हैं, 15 to 20 मेंबर्स, तो मुझे ऐसा लगेगा कि हाँ भाई कर सकते हैं। वरना जैसा चल रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, एवरीथिंग इज़ फाइन। अगर 15 से 20 मेंबर हो जाते हैं दोस्तों तो फिर हम माइक्रो कैप, स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक की चर्चा करेंगे, ठीक है। ये मैं बात कर रहा हूँ जुलाई तक की बात कर रहा हूँ मैं, जून, उसके बाद जुलाई के बाद अगस्त से जो चीज़ें स्टार्ट होंगी, ओके। तो बहुत सारी चीज़ों के ऊपर यहाँ चर्चा करनी थी। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ तक जुड़े रहे बहुत बहुत धन्यवाद। ये सूर्यकांत है, जय हिंद दोस्तों।